All right. So we started off with rotational dynamics in the last lecture. I hope कोई doubts नहीं होंगे कल तक जो भी हमने लिया है. So you are very clear with what is circular motion. You are very clear with what is angular displacement, angular velocity, angular acceleration. तो आज हमको start करना है with uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने 11th में ऑलरेडी सीखा है. सो लेट्स सी व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड आई होप ये आपको बेसिक्स इसका पता है. इन शॉर्ट वी कॉल इट एज UCM. So this UCM, of course it is circular motion. अगर हमारे पास एक पार्टिकल है which is performing motion along the circumference of circle, if the speed of this particle, be careful with words, मैं speed बोल रहा हूँ, मैंने velocity ये word use नहीं किया है. If this particle is moving on this circumference with constant speed, इसका speed constant है. speed constant जब मैं बोलता हूँ मतलब v या फिर ओमेगा. क्यों? क्योंकि आपने कल ही देखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा. रेडियस तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट होने के लिए ओमेगा को कांस्टेंट होना ही होगा, राइट? सिंपल. तो इफ दिस पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, then the motion is said to be uniform circular motion, right? तो पार्टिकल A पॉइंट पे है, पार्टिकल B पॉइंट पे है, पार्टिकल कहीं पे भी है, doesn't matter really, right? So only thing important is कि वो जहां कहीं पे भी होगा उसका linear speed measured in meter per second या ओमेगा which is radian per second वो कांस्टेंट रहने वाला है. गुड. अब 11th में आपने ये भी सीखा कि यहाँ पे आप बोलते हो when you have a particle performing uniform circular motion, it has acceleration A which is given by v square by r. तीन फॉर्मूला है इसके, v ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए जब हम बोल रहे हैं कि इसका स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया, राइट? बिकॉज हमने कल ही रिवाइज किया एंड दैट वाज द होल पॉइंट इन रिवाइजिंग. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया? तो यू नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए भी बेसिक्स इंपॉर्टेंट होता है. वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जब मैंने बोला कि स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए स्पीड बोला था बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली. हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे. कीपिंग इन माइंड डायरेक्शन, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उस केस में वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलोंग टेंजेंट होगा. मतलब इवन दो स्पीड इज नॉट चेंजिंग बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से एक भी चीज चेंज हुई तो वेक्टर चेंज होता है बेसिकली, राइट? तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है. So, acceleration in uniform circular motion comes from the fact that the direction of velocity, linear velocity, is tangent at every point. Good. पार्टिकल कहीं पे भी होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है. ए पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो बी पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकेंड. अगर आप ओमेगा की बात कर रहे हो तो रेडियन पर सेकेंड में आएगा. So at any point the speed is not changing but direction is changing. अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर चेंज हुआ. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मतलब एक सेकेंड में वेलोसिटी के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ या वेलोसिटी वेक्टर में कितना चेंज हुआ, दैट इज एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कहाँ से आता है?
only due to change in the direction of velocity and not magnitude. So this is the most important point here, क्योंकि ये अगर नहीं पता होगा तो कुछ नहीं समझेगा. अब since we know कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ये स्केलर फॉर्म में. नोवेयर आई हैव शोन डायरेक्शन, मैंने कहीं डायरेक्शन नहीं लिखा है, राइट. सो टू शो डायरेक्शन हम पहले तो एक रेडियस वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस डिफाइन कर लेंगे. सो वी हैव अ वेक्टर आर बार जो सेंटर से सरकमफेरेंस पे जा रहा है. सो डायरेक्शन ऑफ दिस आर बार इज अवे फ्रॉम सेंटर. ओके. और आपको पता है कैप. व्हाट इज कैप? 11 में आपने सीखा था कि ऐसा कुछ यूनिट वेक्टर. डिड यू लर्न यूनिट वेक्टर इन 11? तो यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर होता है जिसका, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो फ्रॉम स्क्रैच, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ यू नो. नो इश्यूज. सो गोइंग बैक टू 11th, हमारे पास एक वेक्टर है. इट कैन बी एनी वेक्टर. सो दिस वेक्टर कैन बी एनीथिंग. एनीथिंग मतलब इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सेलरेशन, इट कैन बी फोर्स. सम वेक्टर ए बार. और ये जो ए बार वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालते लिखते वक्त यू हैव टू पुट मॉड. सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 5 मान लेते हैं, राइट. रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं. लेट अस कनेक्ट विद रियल लाइफ. पहला दिन था तो समवन ऑफ यू, आपको क्लास नहीं मिल रही थी. गुड. इंदिरा गार्डन पे रुक के समवन कॉल्ड मी, क्लास नहीं मिल रहा है, राइट. व्हेन आई आस्क्ड डू यू नो वेयर इज जय हिंद चौक, जय हिंद जूनियर कॉलेज, ही सेड यस. इंदिरा गार्डन से आगे आओ मतलब गो इन दैट डायरेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड वॉक फॉर 1 मीटर. मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राइट. तो इसका मतलब समटाइम्स हमको सिर्फ एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट. सिर्फ डायरेक्शन मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन जो है वो ए बार का होना चाहिए, बट लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर शुड बी यूनिटी 1. गुड. तो यूनिट वेक्टर क्यों यूज करते हैं मैं और डिटेल में जाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें ये डायरेक्शन बताना है. go in the direction of a bar but walk for just 1 step. तो मैं a बार को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा यूनिट वेक्टर a कैप, राइट. A vector divided by its own magnitude gives you a unit vector. इसकी क्या जरूरत आगे पड़ी हमको? See, when you are doing physics, स्पेशली जब मोशन की बात होती है तो आपको बताना पड़ता है. क्या बताना पड़ता है? कि मोशन अलोंग एक्स है, या फिर मोशन अलोंग वाई है, या फिर मोशन अलोंग जेड है, राइट. करेक्ट. तो क्या हम बार बार बोलेंगे लेट्स वॉक 10 मीटर अलोंग एक्स? इंस्टेड मैं बोलूंगा कि एक्स की डायरेक्शन है ना, मैं इसको नाम दे दूंगा आई कैप. मैं बोलूंगा 10 आई कैप. बात करता हूँ मतलब I have to go 10 meters, 10 centimeters, whichever units in the direction of x. और यहाँ पे आप बोलोगे j कैप और यहाँ पे आप बोलोगे k कैप. गुड. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए. सो यूनिट वेक्टर मतलब a vector of magnitude 1, length 1, but a given direction. Good. So let's go back to uniform circular motion. Why do we need to know this? हमको यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है. बेसिक फॉर्मूलाज v स्क्वायर बाय r, v ओमेगा r ओमेगा स्क्वायर, राइट. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू स्पेसिफाई डायरेक्शन आल्सो, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर डायरेक्शन बताना पड़ेगा. इन 11th, ये सब 11th का ही पार्ट चल रहा है. वहां पे एक स्टेटमेंट था that this acceleration is towards the center, इसलिए इसको बोलते हो सेंट्रीपिटल, राइट. सेंट्रीपिटल
सेंट्रिपिटल टुवर्ड सेंटर। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये रेडियस वेक्टर जो था, मतलब आर बार जो था, मैं आर बार के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने आर कैप लिखा है यहाँ पे। सो आर कैप इज द डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफरेंस। ये जो एक्सेलरेशन है ये सर्कमफरेंस से सेंटर की तरफ है, राइट। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ये इट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आर कैप, क्योंकि सेंटर की तरफ है, सर्कमफरेंस से सेंटर। तो बाकी फॉर्मूला तो है हमारे पास। तो मुझे अगर एक्सेलरेशन को वेक्टर बनाना है तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा एंड आई विल जस्ट स्पेसिफाई डायरेक्शन, दैट्स इट। गुड। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला है, v ओमेगा r कैप विद माइनस साइन माइनस r ओमेगा स्क्वायर r कैप। क्लियर यहां तक? नाउ I will repeat everything again. Good. So, while studying uniform circular motion, you need to know few things. एक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? सर्कुलर मोशन ही है बट स्पीड एट एवरी पॉइंट इज सेम। इंग्लिश पता होगा तो समझेगा व्हाट इज यूनिफॉर्म। स्कूल में जाते थे ड्रेस कोड पहन के, है ना, व्हाइट शर्ट सम कलर का पैंट, उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? दैट इज ड्रेस कोड एक्चुअली। यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि सब सेम दिखने चाहिए, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म का वही मतलब है। हमारे पास एक सिंपल सा मोशन है, उस सिंपल से मोशन में एक पार्टिकल है जो मूव हो रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस। वो किसी भी पॉइंट पे हो, उसका स्पीड सेम है। स्पीड सेम होने का मतलब ये होता है दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन। गुड। बट सिंस द लीनियर वेलोसिटी v वो अलोंग टेंजेंट होता है, तो पार्टिकल अगर a से b पे गया तो स्पीड तो उसका सेम रहा बट डायरेक्शन चेंज हो गया। बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड नॉट स्पीड। गुड। तो यहाँ पे जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन, ये पहले पता होना चाहिए। गुड। सो लिखते वक्त एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो कैसे लिखोगे? सिंपल, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, हमने क्या समझा? व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड is called as uniform circular motion, right? In this type of motion, speed of the particle at any point on the circumference is constant, is the same, but direction of velocity is changing. अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, hence there is an acceleration which is directed towards center, मतलब it is directed opposite to that of radius vector. So towards center है, इसको बोलते हैं centripetal acceleration and that is given by in scalar form a equal to, तीन फॉर्मूला थे, v square by r v ओमेगा। अब जिनको ओमेगा नहीं पता कर लो ओमेगा क्या होता है। ओमेगा इज नथिंग बट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो ये आएगा आपका v ओमेगा या फिर ये आपका आएगा r ओमेगा स्क्वायर। कैसे r ओमेगा स्क्वायर? व्हाट वाज v? r ओमेगा। v क्या था? r ओमेगा। तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, मतलब r ओमेगा स्क्वायर। ये है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो व्हाइल राइटिंग वेक्टर फॉर्म हमको पता है ये जो डायरेक्शन है सेंटर से अवे, दिस इज r कैप डायरेक्शन। हमारा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स है तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई विल यूज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला जस्ट विथ नेगेटिव साइन। तो एक नेगेटिव साइन लगाते गए, मतलब हमको पता है द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर। गुड, काम में आएगा ये, तो ये समझ लो और इसको याद रखो।
r cap, of course with a negative sign, minus r omega square, of course with a negative sign. Good, good up to this point, right? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, अब क्वेश्चंस में तो इतना स्पेसिफिक बताते नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो बोल देंगे द पार्टिकल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 रेडियंस पर सेकेंड। आपको समझना है कि इट इज यूनिफॉर्म, राइट? गुड। तो इन दैट केस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ये पता है कि हमारे पास अब एक सिंगल एक्सेलरेशन है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस बट फ्रॉम सर्कम्फरेंस टूवर्ड्स। मतलब इस केस में एक्सेलरेशन इज ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, एक ही डायरेक्शन है ना, रेडियल, तो ओनली रेडियल एक्सेलरेशन है यहाँ पे। गुड, राइट, क्लियर यहाँ तक? अगर ये समझा है तो अगला टॉपिक समझेगा। सो हियर यू हैव ओनली वन एक्सेलरेशन, ओनली वन, व्हिच इज फ्रॉम सर्कम्फरेंस टुवर्ड्स सेंटर। ये उसके फॉर्मूलाज है, स्केलर फॉर्म, ये उसका फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म अलोंग विथ डायरेक्शन, राइट? नाउ अब चेंज करेंगे। व्हाट वी विल डू नाउ इज, ओके, वी डोंट वांट टू सॉल्व क्वेश्चन, हमको तो फिलहाल थ्योरी देखना है। गुड। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ यू कैन गेस, ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूसीएम, राइट? तो नॉन यूसीएम में क्या होगा? नॉन यूसीएम में क्या होगा? पार्टिकल का डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज होगा। तो हो सकता है, होता है, हमारे पास एक पार्टिकल है, जब वो ए पे था तब हो सकता है उसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 रेडियन पर सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन लीनियर स्पीड की बात हो रही है या फिर एंगुलर स्पीड की बात हो रही है यहाँ। गुड। बी पे आया तो स्पीड अप हो गया 2 से 5, 10, 15, 20 जो भी होगा, आई डोंट केयर, स्पीड इज चेंज। हो सकता है स्पीड डाउन भी हो जाए। अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी गया, हमने फैन बंद कर दिया तो स्पीड कम हो गया उसका। मतलब पहले क्या था, जब फैन चालू था, अब वो रेगुलेटर से रेगुलेट करते हो, राइट, उसका हमने रेगुलेटर पे 4 का सेटिंग रख दिया। द फैन इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रिसिटी गया, इट स्लोज डाउन, इट बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम हैपेंस व्हेन यू गो टू जत्रा, जाते हैं मेरी गो राउंड, वो बड़ा बड़ा वो जो भी होता है, डोंट नो नाम क्या होता है उसका, तो उसमें क्या होता है, इनिशियली जब मोशन स्टार्ट होता है इट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रहा है, देन इट बिकम्स कांस्टेंट, राइट? फिर अब वो बोलेगा हो गया तुम्हारा, तुमने जितना दिया था पैसा, डन। देन ही विल स्टॉप दैट मोटर एंड देन यू स्टार्ट स्लोइंग डाउन। हम उस पर भी आएंगे, दोस फोर्सेस आर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल आएंगे उस पर। वेल, सिमिलर, समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग हियर। ए पॉइंट पे मान लेते हैं वेलोसिटी, ऑफ कोर्स इट इज अलोंग टेंजेंट, अ स्मॉल वेक्टर, स्मॉल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू स्मॉल। बी पॉइंट पे बिग वेक्टर मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बट विथ वेरिंग स्पीड, स्पीड चेंज हो रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज, डायरेक्शन तो हो ही रहा है तो फॉरगेट अबाउट डायरेक्शन, वो तो है ही। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट विल हैपन इज, आपको ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी जो है एट पॉइंट ए है, एट पॉइंट बी है या कहीं पे भी है, वेलोसिटी जो है इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। यूसीएम में क्या था? यूसीएम में आपके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन था, वो था रेडियल कंपोनेंट, ऑफ कोर्स टुवर्ड्स सेंटर बट ओनली रेडियल कंपोनेंट, करेक्ट? अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मतलब ये देखो, टेंजेंट के अलोंग वेक्टर का साइज बढ़ना मतलब टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स इट इज नॉट लुकिंग लाइक टेंजेंट, so I will correct it, but this tangent of course,
तो ये टेंजेंट ही है, यू शुड नो दिस, ये टेंजेंट है, मान लेना दिस इज टेंजेंट। गुड। सो अब क्या होगा, अब ये होगा कि बिकॉज स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग, देयर इज एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट ऑल्सो, राइट। मतलब यहाँ पे नॉन यूसीएम में दो कंपोनेंट होंगे, कौन से, एक रेडियल, दूसरा टेंजेंशियल, राइट, अलोंग टेंजेंट मतलब अलोंग टेंजेंशियल। अब इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हो, ये था रेडियल कंपोनेंट, यहाँ पे था टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, these are two vectors starting from the same point, two vectors starting from the same point, resultant का डायरेक्शन क्या होता है, सीखा है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन 11th, जो नहीं सीखा तो कोई बात नहीं। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आपके पास दो वेक्टर है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट होगा अलोंग डायगोनल, तो ये आ गया रिजल्टेंट ए, तो ये आ गया रिजल्टेंट ए, राइट। बाय द वे नाउ आई नीड टू करेक्ट, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट की जब बात होगी तब एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। डू यू रिमेंबर एनी वन ऑफ यू, फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, नो, चलो ठीक है, लेट्स कीप नॉन यूसीएम असाइड फॉर द टाइम बीइंग, 5 मिनट इससे ब्रेक लेके हम लोग जाते हैं वेक्टर्स पे। रिजल्टेंट वेक्टर, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं हम लोग, वेरी सिंपल लैंग्वेज, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, I started from A, I went to B, this becomes one displacement, कोई भी नाम दे दो, आपको जो नाम पसंद हो इसको बोलो, A वेक्टर, B वेक्टर, P वेक्टर, Q वेक्टर, जो पसंद हो वो। मेरा डेस्टिनेशन था C पॉइंट, यहाँ आ तो गए, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे जाना था, अल्टीमेटली मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा, अल्टीमेटली मैं A से C। हाँ, तो मैं इन दोनों वेक्टर को हटा के एक सिंगल वेक्टर दिखा सकता हूँ, ये Q था, और इस वेक्टर को बोल दूंगा रिजल्टेंट वेक्टर R बार। तो रिजल्टेंट वेक्टर ने क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2, यहाँ पे 2 दिखा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर, सिंगल है, राइट, विच गिव्स यू द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। मैं दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके जो इफेक्ट मिलेगा वही सिंगल वेक्टर मुझे दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो दो इनिशियल वेक्टर थे वो क्या थे, वो ट्रायंगल्स के साइड थे, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसको बोलते हैं हेड, एंड एंड्स एट द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, इसको बोलते हैं टेल। हेड टेल, हेड टेल, जहां से स्टार्ट होगा हेड, जहां पे खत्म होगा टेल। सो रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स एट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, राइट। नाउ इसके बाद हमारा टास्क ये है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आर बार जो है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते यहाँ पे। हम डायरेक्टली एडिशन क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो मैं बोल सकता था कि R बार का जो मैग्नीट्यूड है ये P प्लस Q है, लेकिन क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है तो इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा इट विल नॉट बी P प्लस Q, इट विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये जो एंगल है इस पर डिपेंड करेगा, थीटा पे, राइट। नाउ इधर दिस और समथिंग एल्स हम वो देखेंगे बाद में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें आपने यू हैव नेवर डिराइव्ड इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट, आपने किया ही नहीं। आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगले लॉ पे जाते हो, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अब पैरेललोग्राम क्या है, इट इज नथिंग बट द सेम थिंग। तो पैरेललोग्राम लॉ ये वेक्टर ही
ट्राइंगल लॉ ही है। तो बेसिकली जब आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ये दोनों सेम चीजें हैं, कुछ अलग अलग नहीं है इसमें। क्यों? एज आई टोल्ड यू, मैंने कल बताया था आपको, हमारे पास ये पहला वेक्टर है p बार, हमारे पास ये दूसरा वेक्टर है q बार। डोंट बी अफ्रेड, दिस हैपेंस व्हेन समथिंग इज मूविंग विथ speed which is greater than speed of sound in air, तो कुछ पास हुआ होगा, no earthquake, don't worry, okay? So अब यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ लगाते हो क्योंकि दूसरा वेक्टर वहां से स्टार्ट हुआ जहां पहला खत्म हुआ, बट एज आई टोल्ड यू, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ नॉन यूसीएम, एज आई टोल्ड यू वेक्टर को आप जहां चाहो वहां रख सकते हो प्रोवाइडेड आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे। गुड। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, मतलब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब इस केस में p बार और q बार सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, यही सिर्फ डिफरेंस है ट्राइंगल लॉ में, एक पॉइंट जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा स्टार्ट होता है, इसमें दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, रिजल्टेंट गोज अलोंग डायगोनल। ओके, तो रिजल्टेंट जो होगा इट विल बी अलोंग डायगोनल, मान लो ऐसा जो भी होगा। गुड। एनीवेज, सो अल्टीमेटली दो वेक्टर अगर हमारे पास है तो उनका रिजल्टेंट along diagonal होता है। This is what I am saying. This angle is theta, right? तो resultant r bar of p bar and q bar, मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, is given by r equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos of theta. Good. Now let's talk about नॉन यूसीएम। अब नॉन यूसीएम में दो एक्सेलरेशन है, एक है रेडियल, दूसरा है टेंजेंशियल, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। स्मॉल करेक्शन दैट आई शुड डू नाउ इज, ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये आपको पता होना चाहिए, ये टेंजेंट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर को। गुड। सो तो मैं ये करेक्शन कर दूंगा, तो ये आ गया आपका टैंजेंट एक्सेलरेशन अलोंग टैंजेंट। क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा था पार्टिकल का। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? क्योंकि ए ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2AR80 cos of 90। What is cos 90? शून्य, जीरो, तो इसलिए लिखा नहीं उसको मैंने, राइट। गुड। तो ये आपको मिल गया नॉन यूसीएम में एक्सेलरेशन। अब अगर आप यूसीएम के साथ कंपेयर करोगे, मैंने बोला यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन है, वो है रेडियल। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल था नहीं, तो टेंजेंशियल नहीं था तो ये जीरो था, ये जीरो था, मतलब a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर, मतलब a इक्वल टू AR, राइट। तो हम करेक्ट इक्वेशन थे, मतलब दिस इज स्केलर फॉर्म, हमको चाहिए वेक्टर फॉर्म। गुड। अब वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे? तो वेक्टर फॉर्म के लिए वी हैव टू पुट लिटिल मोर एफर्ट्स। कल का लेक्चर अगर याद होगा तो I mean, if you remember, do you remember what was V bar in vector form? R bar cross omega bar था या omega bar cross R bar था? Omega bar cross R। Very good. What is our task? We want to find out acceleration in non-UCM in vector form, right? Definition of acceleration क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेरिवेटिव लेना है, मतलब हमको डेरिवेटिव लेना है। वेरी गुड, राइट। तो जिनको डेरिवेटिव नहीं पता, मैं डिटेल में बाद में आऊंगा डेरिवेटिव्स के। फॉर द टाइमिंग आपको यू नीड टू नो दिस। तो ए बार इज इक्वल टू
डी डी टी ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार, राइट? यू हैव लर्नड इन 11th, नहीं सीखा होगा तो सीखोगे। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, है ना? दो फंक्शन है ये ओमेगा और आर, इसका प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव, मतलब आपने सीखा होगा कुछ डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू वी, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं उसको बाय द वे। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे आप, अगर आपको डेरिवेटिव लेना है u इंटू वी का, तो आप बोलोगे u कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ u, ये रूल है, राइट? पर यहाँ पे u और v दोनों स्केलर है, तो जब आप वेक्टर की बात करोगे तो ऐसा चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस केस में ऑर्डर फॉलो करना होता है, मतलब पहला टर्म कौन सा है, ओमेगा, तो पहले आप ओमेगा बार का डेरिवेटिव लोगे और आर बार को आप एज इट इज रखोगे, प्लस फिर आप ओमेगा बार को एज इट इज रखोगे और आर बार का डेरिवेटिव लोगे। तो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ आर बार, देन कीपिंग ओमेगा बार एज इट इज, टेक डेरिवेटिव ऑफ आर बार, ये आ गया आपका फॉर्मूला। बट डी ओमेगा बाई डी टी, कल का लेक्चर कुछ याद आ रहा है कि ये क्या था? ये अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो दिस क्वांटिटी इज अल्फा क्रॉस, क्योंकि आर बार था, प्लस ओमेगा बार क्रॉस what was this quantity, dr bar by dt? r was linear displacement upon time, क्या होता है? what is velocity? कैसे डिफाइन करते हो वेलोसिटी को? रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, तो ये क्या है फिर? dr bar by dt, what is this? This is linear velocity, ओमेगा बार क्रॉस v बार, राइट? तो हमारे पास दो टर्म आए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर सेइंग कि जब नॉन यूसीएम होगा तो दो टर्म होंगे, तो यहाँ पे दो टर्म वेक्टर फॉर्म में, ओके? अब हमको डिसाइड ये करना है, क्योंकि जे डबल नीट यहीं पे हो जाती है गड़बड़, कौन सा रेडियल कंपोनेंट, कौन सा टेंजेंशियल कंपोनेंट। और क्योंकि हमको यहाँ पे रेडियस दिख रहा है ना, तो इसको रेडियल कंपोनेंट मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट? +4 की जगह पे -1 इफ यू आर गिविंग नीट, ऑफ कोर्स, ओके? तो देयर इज अ ट्रिक ये है, जिसमें आर बार है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है और जिसमें आर बार नहीं है वो रेडियल कंपोनेंट। ऐसा कैसे? तो अगेन आपको वेक्टर्स के डायरेक्शंस पता होने चाहिए, तो हमको वापस से बेसिक्स पे आना पड़ेगा। बेसिक्स, आर बार का डायरेक्शन क्या था? यहां से यहां तक, राइट? थोड़ा सा चेंज करता हूं क्योंकि मुझे अभी अल्फा भी बताना है, तो अल्फा के लिए डायग्राम में सर्कल को थोड़ा फ्लैट करना पड़ेगा, लाइक दिस। ये आ गया आपका आर बार, अल्फा बार। अल्फा बार का डायरेक्शन क्या था? याद है कि अल्फा बार सर्कुलर मोशन, राइट हैंड थंब रूल, डू यू रिमेंबर? कर्ल योर फिंगर्स in the direction of motion, outstretch your thumb. Fingers give you direction of motion, thumb gives you direction of theta, और थीटा और अल्फा का डायरेक्शन सेम होता है। तो अगर मोशन ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया अल्फा बार, राइट? करेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अब आपको ये याद करना पड़ेगा वो रूल, स्क्रू रूल, वेरी गुड, स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल क्या बताता है हमको? अगर थंब ए बार है, इंडेक्स फिंगर बी बार है, तो अगर मैं थंब को इंडेक्स फिंगर के पास, मतलब ए बार को बी बार के पास ले जा रहा हूं, ए क्रॉस बी कर रहा हूं,
तो मिडल फिंगर इज योर रिजल्टेंट. उल्टा करूंगा तो बाहर आएगा, राइट. अल्फा क्रॉस आर, है ना. अल्फा, I'll keep my thumb in direction of alpha and this is R. Okay, alpha cross R. अंदर 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 मतलब along the, मतलब ऐसा आएगा बेसिकली, करेक्ट, राइट. अब वही प्रॉपर्टी, वेक्टर है, उठाओ कहीं भी ले जाओ, इसको उठाया यहां पे लेके आया, कौन सा डायरेक्शन है ये, टेंजेंट. हाँ, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है, तो दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट. तो जिसमें आर बार है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जिसमें आर बार नहीं है वो रेडियल कंपोनेंट है. सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट क्योंकि आपके लिए कुछ रखना है, तो ये आप प्रूव कर सकते हो. ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शंस ऑफ tangential acceleration and direction of course radial acceleration. So you can find this way. Okay, तो ऐसा आप find कर सकते हो in this, right. It should be clear now. तो direction आपको पता होना चाहिए. Now important non-UCM two accelerations, one towards radius मतलब towards center along radius, another along tangent, और उसका resultant along diagonal as we have shown here. Good. So I have a question now. ये जो घड़ी के कांटे घूमते रहते हैं, which type of motion is this? Is it uniform or is it non-uniform? Uniform. How can you say it is uniform motion? Yes, because each hand covers the same distance in the same interval of time. हर 15 मिनट में R hand 90 डिग्री कवर करेगा, right? So that is a case of uniform circular motion, right? Good. So is it clear up to this point? Good. So we'll take a short pause so that if you want to note down something, you have time to do that. So, okay, so let's talk about forces. क्योंकि acceleration है तो force को तो होना ही पड़ेगा. Why? How many of you remember what is Newton's second law of motion? Newton's second law. कितनों को याद है? We are not going to do this by the way, but हमको सिर्फ पता होना चाहिए what is Newton's second law. What is Newton's second law? What does it tell you? What is Newton's second law of motion? Formula बता दो. F equal to ma. So okay, in reality Newton's second law of motion gives you definition of force because it tells you कि मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है m into v. अब एक ऑब्जेक्ट है जो मूव हो रहा था विथ इनिशियल वेलोसिटी u, उसका वेलोसिटी बढ़ाना है मतलब v करना है, अपने आप तो होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, फोर्स. गुड. तो दिस फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बार बाय dt. फिर आप प्रूव करते हो, अल्टीमेटली यू कम एंड टू अ कंक्लूजन वेयर यू से f बार इक्वल टू m a bar. What do we understand from this? इससे क्या समझा हम? इससे हमको ये समझा है कि अगर एक्सेलरेशन है तो वो फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं. तो गोइंग बैक टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये एक एक्सेलरेशन था जो टुवर्ड्स सेंटर था, राइट. टुवर्ड्स सेंटर था. वो एक्सेलरेशन होने के लिए फोर्स चाहिए, मतलब टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स भी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स which is directed towards the center of circle, मतलब रेडियल डायरेक्शन में है. ये कहां से आया? Because we know that
any particle performing any type of motion, मतलब यूसीएम हो या फिर नॉन यूसीएम हो। देखो यूसीएम में तो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट था एक्सेलरेशन का, और नॉन यूसीएम में दोनों ही थे। गुड। सो पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वहां पे टुवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन है जिसको हमने ए आर से डिनोट किया था। हमने बोला था एक्सेलरेशन इज टुवर्ड सेंटर ए आर, राइट। आर बार इज टुवर्ड सर्कमफरेंस एंड ए आर इज टुवर्ड सेंटर। एंड सिंस एक्सेलरेशन होने के लिए फोर्स होना चाहिए, इसका मतलब टुवर्ड सेंटर एक फोर्स भी होगा जिसको आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, क्या था डेफिनेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल मतलब ए आर। तो इसके भी तीन फॉर्मूला बनेंगे स्केलर फॉर्म में, तीन बनेंगे वेक्टर फॉर्म में। लेट अस लुक एट स्केलर फॉर्म। फोर्स इज मास इनटू ए, ए रेडियल एक्सेलरेशन है, बॉस तीन फॉर्मूला थे, एम वी स्क्वायर बाय आर, एक था एम वी ओमेगा, एक था आर ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो तीन फॉर्म किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, राइट। ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे, ऑफ कोर्स डायरेक्शन क्या है इसका, माइनस आर कैप। गुड। तो इसके वेक्टर फॉर्म में व्हाट यू विल डू इज you will just, in the vector form of centripetal force, you will just put a bar here and you will write minus sign m v square by r cap, यहाँ पे भी माइनस एम वी ओमेगा आर कैप माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप। तो तीन वेक्टर फॉर्म भी हो गए सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब एग्जाम में अगर पूछा मैंने राइट एन आउट ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हाउ टू राइट, सबसे पहले तो ये समझाना पड़ेगा कि ये आया कहां से। वी नो दैट फॉर एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देयर इज एन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, राइट। आपका डायरेक्शन यहाँ पे होना चाहिए, वो घर पे होगा। गुड। सो एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन there is acceleration which is directed towards center, and from Newton's second law of motion we know that to produce acceleration there has to be a force, right. Therefore for a particle performing circular motion there is a force towards center which is called as centripetal force, and this centripetal force is given by scalar form, vector form. That's it. This is what I'm expecting along with a nice diagram. Good. Okay, so I think it's sufficient for today क्योंकि अगले टॉपिक को लगने वाला है बहुत टाइम, so we will stop here.